क्या पश्चिम इस्लामी आतंकवाद का सफल विरोध कर सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की सैन्य शक्ति, उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर विनाशकारी प्रहार करने के बाद और उसके अधिकांश नेताओं को इजराइल के साथ मिलकर किए गए हमलों में मारने के बावजूद अब ईरान के सामने आत्मसमर्पण करता हुआ प्रतीत हो रहा है। सवाल ये है कि क्या उसके उच्च तकनीक हथियार और कुशल सेना मायने रखते हैं? अगर अमेरिकी नेताओं में इच्छा शक्ति या धैर्य नहीं है कि वे एक इस्लामी आतंकवादी शासन से लड़ सकें जो होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर ड्रोन दाग सकता है। इस हफ्ते थिंक ट्वाइस में कर्नल रिचर्ड कैम्प के साथ हम ईरान के खिलाफ युद्ध और चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका अपने दुश्मनों को हरा सकता है और अपने सहयोगियों से विश्वासघात करने से बच सकता है। नमस्कार, थिंक ट्वाइस में स्वागत है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये पता लगा लिया है कि उन आतंकवादी दुश्मनों को कैसे हराया जाए जो विशेषज्ञों की भाषा में असम्मित युद्ध करते हैं? वो युद्ध जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने अभूतपूर्व सैन्य सफलता हासिल की। ऐसा लगता है कि वो युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन वॉशिंगटन ने वे उद्देश्य हासिल नहीं किए जिन्हें उसने संघर्ष की शुरुआत में हासिल करना चाहा था। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजरानी को धमकाकर तेहरान ने गैस की कीमतें बढ़ाईं और युद्ध को अमेरिका में इतना अलोकप्रिय बना दिया कि तेहरान शासन वॉशिंगटन से ज्यादा देर तक टिका रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक समझौता ज्ञापन पर सहमति जताई जो मूल रूप से इस्लामी शासन को युद्ध में जीत दिलाता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी अपना रास्ता बदल सकता है अगर, जैसा कि संभव है, उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां उन्हें एक ऐसे शांति समझौते पर सहमत होना पड़े जो बराक ओबामा के विनाशकारी रूप से कमजोर ईरान परमाणु समझौते से बेहतर नहीं है। युद्ध का ये निराशाजनक अंत 21वीं सदी के युद्ध और पश्चिम की अपनी रक्षा करने की इच्छा शक्ति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, और मेरा मतलब है कि वे हमारे साथ यहाँ व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं। थिंक ट्वाइस का ये एपिसोड यरूशलेम के जेएनएस स्टूडियोज में रिकॉर्ड हुआ है, जहां हमारे साथ युद्ध, आतंकवाद और सैन्य रणनीति के विशेषज्ञ हैं। कर्नल रिचर्ड कैम्प एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सैन्य अधिकारी और टिप्पणीकार हैं जो सैंडहर्स्ट मिलिट्री अकेडमी के स्नातक हैं। वह प्रथम खाड़ी युद्ध तथा उत्तरी आयरलैंड, बोस्निया, अफगानिस्तान और इराक के संघर्षों के सम्मानित पूर्व सैनिक हैं, जहां उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की संयुक्त खुफिया समिति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी टीम का नेतृत्व भी किया। सेवानिवृत्ति के बाद से उन्होंने सैन्य मामलों, आतंकवाद और रणनीति पर लिखा और बोला है। कर्नल रिचर्ड कैम्प, थिंक ट्वाइस में आपका स्वागत है। जॉनसन टोबिन, ये मेरा सौभाग्य है। मैं यहाँ यरूशलेम में जेएनएस सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ जो अभी अभी समाप्त हुआ है, और ये बिल्कुल शानदार रहा। एक अद्भुत सम्मेलन जिसे मैं मानता हूँ कि जो लोग वहाँ नहीं थे उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। नहीं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन वक्ता थे और ये 3 दिन लगातार बहुत ही दिलचस्प बातचीतों से भरे रहे, और खासकर आपका वहाँ होना भी। धन्यवाद। ठीक है, मैं शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो हमारी वर्तमान रणनीतिक दुविधा को सामने रखता है। मेरा मतलब है पश्चिम, अमेरिका और इजराइल को इसमें शामिल करना। तो कृपया एक पल के लिए मेरा साथ दें। शिखर सम्मेलन के सत्रों में से एक, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, प्रोफेसर युवाल स्टेनिट्स द्वारा लिया गया था, जो राफेल इंडस्ट्रीज के प्रमुख हैं, जो इजराइल की प्रमुख हाईटेक सैन्य उत्पादन कंपनियों में से एक है। आप वो नाम आयरन डोम, इंटरसेप्टर्स, वो अन्य चीज़ों पर देख सकते हैं। और उन्होंने उस सत्र में बात की जहां वे हमें संबोधित कर रहे थे, आप जानते हैं, उन अद्भुत तकनीकी प्रगति के बारे में जो इजराइल ने हासिल की है। कैसे? उनके शब्दों में, आप जानते हैं, इजरायली एयरफोर्स के प्रमुख ने कहा कि इसके बिना इजराइल, आप जानते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता था। आप जानते हैं, यह सच है। इसने ईरान के खिलाफ लड़ाई में इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को जबरदस्त तकनीकी बढ़त दी। लेकिन आइए एक पल के लिए सोचें कि इससे हमें कहां पहुंचा दिया है, और मेरा साथ दीजिए। इसने मुझे वो व्याख्यान याद दिलाया जो मैंने बहुत समय पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ते समय सुना था, जब मैं रणनीति और वैश्विक संघर्षों का कोर्स कर रहा था।
वो उस समय के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान दिवंगत वार्नर शेलिंग द्वारा पढ़ाया जाता था। और शेलिंग ने हमसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जापानियों की मित्र देशों पर सामरिक और संचालनात्मक श्रेष्ठता के बारे में बात की थी। और उन्होंने कहा कि युद्ध की शुरुआत में कम से कम जापानियों के पास बेहतर विमान थे, आप जानते हैं, बेहतर जहाज थे और बेहतर वायुसेना के जवान थे, अधिक अनुभवी वायुसेना के जवान थे। वे संचालनात्मक रणनीतियों के मामले में कहीं अधिक उन्नत थे, बहुत अधिक उन्नत थे। उन्होंने ये अध्ययन किया था कि विमान वाहक पोतों का उपयोग कैसे किया जाए, जिस तरह से मित्र राष्ट्रों ने नहीं किया था, चाहे वो ब्रिटेन हो या संयुक्त राज्य अमेरिका। उन्होंने अध्ययन किया था कि उभयचर आक्रमण कैसे किए जाएं, जिसे मित्र राष्ट्र युद्ध में सीखेंगे। और जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में उनकी जबरदस्त श्रेष्ठता के बावजूद उनके पास वास्तव में युद्ध जीतने की कोई रणनीति नहीं थी। इसके अलावा उनके पास ये पागलपन भरा विचार था कि अगर वे, आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका पर अचानक हमला करते हैं और उन्हें एक तगड़ा झटका देते हैं तो अमेरिकी हार मान लेंगे, जबकि असल में हुआ इसका ठीक उल्टा था। इससे मुझे आज की स्थिति याद आ गई। मेरा मतलब है, अगर हम मार्च 1942 में टोक्यो में होते तो हम ऐसा ही एक व्याख्यान सुन सकते थे जिसमें प्रोफेसर स्टाइनिट्स की तुलना उस समय के जापानियों से की जाती। इसमें कोई अपमान नहीं है, जैसा हम हिब्रू में कहते हैं, ला लहब दिल। लेकिन हम एक व्याख्यान सुन सकते थे कि कैसे जापानी, आप जानते हैं, इंपीरियल आर्मी और नेवी ने मित्र देशों पर पूरी तरह से बढ़त बना ली थी। पूर्ण श्रेष्ठता उन्होंने पर्ल हार्बर, फिलीपींस और मलाया में दिखाई, जहां ब्रिटिश न सिर्फ हारे बल्कि मलाया तट पर 2 बड़े युद्धपोत बिना हवाई सुरक्षा के भेजीं। मानो अभी भी 1914 का दौर हो, और फिर हैरान रह गए जब उन्होंने उन्हें खो दिया। तो सोचिए, मैं कोई ऐतिहासिक तुलना बहुत सटीक नहीं करना चाहता, आप जानते हैं, बहुत सटीक तुलना नहीं करना चाहता। जाहिर है अमेरिका जापान नहीं है और ईरान उस समय का अमेरिका या ब्रिटेन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम के पास जबरदस्त तकनीकी बढ़त है, खासकर ईरान और उसके आतंकवादी सहयोगियों के मुकाबले। क्या सच में उन्हें हराने की कोई रणनीति है? क्योंकि जिस तरह से अभी अमेरिका ईरान के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है, अगर बातचीत उसी दिशा में जाती है जैसी लग रही है, तो हमारे पास भी कोई युद्ध जीतने की रणनीति नहीं दिखती, जैसे उस समय जापानियों के पास नहीं थी। मुझे लगता है कि यहाँ जो जटिलता है उसकी तुलना अगर द्वितीय विश्व युद्ध के पैसिफिक थिएटर से करें तो उस समय पैसिफिक में अमेरिका ने रणनीति तय की थी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति और जनरलों द्वारा तय की गई थी। यहाँ हमारे पास 2 देश हैं, मुख्य रूप से 2 देश, जो ये तय कर रहे हैं कि रणनीति क्या होने वाली है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिनकी एक बहुत स्पष्ट सुसंगत रणनीति है, जो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद 7 अक्टूबर से पहले विकसित कर ली थी और निश्चित रूप से 7 अक्टूबर के बाद से, और हमने उसे सामने आते देखा है। ठीक है, रणनीति बदल गई है, इसे अनुकूलित किया गया है, इसे स्थिति के अनुसार अनुकूलन हुआ है, पर मुझे लगता है उनके पास समग्र रणनीति है। दूसरी ओर अमेरिकियों को, जिन्हें वास्तव में इस संबंध में वरिष्ठ साझेदार के रूप में देखा जाना चाहिए, मेरी राय में, मुझे यकीन नहीं है कि उनके पास कोई रणनीति है। मुझे लगता है कि उनके पास ईरान से निपटने के लिए एक रणनीति थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बदल गई है। मुझे लगता है कि राजनीतिक बदलाव और जिस तरह से युद्ध विकसित हुआ, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी रणनीति को प्रभावी रूप से फेंक देने के लिए मजबूर कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर वापस नहीं लौटेंगे, और मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय समझौता ज्ञापन को लेकर स्थिति काफी चिंताजनक दिख रही है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप सक्षम हैं और कई बार अप्रत्याशित रूप से इस तरफ उस तरफ मुड़ते दिखे हैं, जो कुछ मामलों में ताकत है, जरूरी नहीं कि यहाँ भी। हम देख सकते हैं कि वो रणनीति फिर पटरी पर आ सकती है। मेरे हिसाब से यही असली फर्क है प्रशांत मोर्चे के संदर्भ में। और आप जानते हैं, अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध देखें तो रणनीति में कई समस्याएं थीं, और इसका एक कारण ये भी था कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 2 प्रमुख सहयोगी ताकतें, सहयोगी सरकारें थीं, उनके बीच मतभेद थे।
हमने वहाँ कुछ समस्याएं देखी। मुझे लगता है अगर आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं तो किसी रणनीति की रूपरेखा बनाना और ये तय करना कि रणनीतिक सोच कैसे काम करे आसान है। लेकिन मुझे लगता है जब आप वास्तव में एक असली स्थिति का सामना कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ जमीन पर लड़ने वाले शामिल नहीं होते तो वो बहुत अलग होता है। इसमें आपके देश के मतदाता भी शामिल होते हैं, इसमें कई अन्य अलग अलग आर्थिक कारक भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए थिंक ट्वाइस में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं या फेसबुक, एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर हमें लाइव देख रहे हैं तो JNS को लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छा रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है जिसमें मैं आज के अहम मुद्दों पर और खबरें व विश्लेषण साझा करता हूं। आप इस डेली शो को जॉनथन टोबिन डेली नाम से ढूंढ सकते हैं। JNS चैनल पर जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं ये मिलेगा। अब वापस आज के कार्यक्रम पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आप इस बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर है इस समय वे राजनीतिक कारक हावी हैं। जैसा आपने कहा, हम देखेंगे कि मामला इसी तरह सामने आता है या नहीं। अभी के लिए, जैसा कि मैंने JNS में कल ही प्रकाशित हुए एक कॉलम में लिखा था, ऐसा लगता है कि JD वेंस को एक तरह से परखा जा रहा है उनके विदेश नीति के दृष्टिकोण के लिए। और मुझे डर है कि उन्हें ईरानियों के साथ बातचीत करने का काम देकर, आप जानते हैं यही पुरानी कहावत है, जो मांगो वो मिल भी सकता है, इसलिए संभल कर मांगो। मुझे लगता है कि जब हम रणनीति की बात करते हैं तो पश्चिम में एक चीज की कमी है और वो है एक व्यापक रणनीति जिसमें वैश्विक जिहाद से निपटने की रणनीति भी शामिल है और इसमें एकरूपता नहीं है। सरकारों के भीतर भी कोई एकरूपता नहीं है और निश्चित रूप से पश्चिमी सरकारों के बीच तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरा यही मतलब है। सही है, वो सच में खास था। अब हम ईरान से बाहर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज थी जिसे आप जानते हैं पश्चिमी शक्तियों ने शीत युद्ध में रूस से निपटने के लिए विकसित किया था, जो आखिरकार सफल रही। हालांकि ये कई अलग अलग, आप जानते हैं, दौरों से गुजरा। परिवर्तनों से, सही है, परिवर्तनों से। वियतनाम से लेकर स्टार वॉर्स तक। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे लगता है मैं पहले ईरान के संदर्भ में रणनीति की बात कर रहा था, लेकिन इस्लामिक जिहाद से निपटने की कोई बड़ी रणनीति बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वे भी वैसे ही हैं। मेरा मतलब है ऐसा हो चुका है, हमने इसे पहले भी कई बार देखा है। महाशक्तियां विषम युद्ध से हैरान रह जाती हैं और यही तो हमने अभी अभी देखा है ना, होर्मुज जलडमरू मध्य में, है ना। बिल्कुल वही। और ये आप जानते हैं उन समस्याओं में से एक है जो वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं थी। यह वास्तव में उससे पहले के युद्धों में और कुछ उसके बाद भी। ये है पश्चिमी शक्तियों की अनिच्छा, असली अनिच्छा, जो सफलता या विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक कीमत चुकाने में है, जिसे आप विषम संघर्ष कह सकते हैं या वास्तव में कोई भी संघर्ष, मेरी राय में। आप जानते हैं, मेरी राय में, उदाहरण के लिए अगर आप रूस और यूक्रेन को देखें तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष वहां जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए तैयार हैं, कम से कम एक हद तक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा, उदाहरण के लिए, पश्चिमी यूरोप में बिल्कुल भी मौजूद है। और मुझे लगता है कि वह स्थिति, पश्चिम में जो डर है और शांति व कल्याण की लत है, ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सिर्फ यूं ही मुफ्त में नहीं मिलती। मुझे लगता है कि इसने वास्तव में उस चीज को कमजोर कर दिया है जिसे इतिहास में शायद सबसे सफल सैन्य गठबंधन नेटो माना जाता था। मुझे लगता है कि वर्तमान सोच और खासकर पश्चिमी यूरोप में मौजूदा रवैये ने वाकई नेटो को कमजोर कर दिया है। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा बात करते हैं कि 28 फरवरी के बाद क्या हुआ। ईरान पर सैन्य विजय कितनी पूरी थी? अगर वॉशिंगटन चाहता तो क्या अमेरिका और इजराइल होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकते थे? या फिर जैसा कि हमने अभी कहा, क्या यह विषम युद्ध का मामला था जिसमें ईरानी ड्रोन अनिश्चित काल तक जहाजरानी को धमकाते रह सकते थे? मेरा मतलब है, क्या वे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस पर कुछ करने के लिए किए गए एक वास्तविक संगठित प्रयास का सामना कर सकते थे? मुझे नहीं लगता कि वे कर सकते थे। नहीं, मुझे लगता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना या खुला रखना संभव होता, और अमेरिकियों को स्पष्ट रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य के महत्व का पता था, जैसा कि इजरायलियों को भी था। मैं उनसे सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि अमेरिकियों ने ईरान के बंद करने के बारे में नहीं सोचा। मैं ये बात आपके दिमाग में डालने जा रहा हूं।
ईरान का होर्मुज जलदमरू मध्य को बंद करना। ये दावा बेतुका है, ये बात तो उनके दिमाग में सबसे पहले आती। शायद उन्होंने सोचा होगा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शुरुआत में ईरान इतना तबाह हो जाएगा कि उसके पास होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की क्षमता नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने ऐसा सोचा था तो जैसा हमने देखा है उन्होंने गलत आकलन किया। मुझे लगता है सैन्य तरीके से इसे रोका जा सकता था या घटना के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोला जा सकता था। संभवतः इसके लिए जमीन पर सैनिकों की तैनाती की आवश्यकता होती। जरूरी नहीं कि बड़े पैमाने पर या लंबे समय तक, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर सीमित सैनिकों की तैनाती जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका उस स्थिति में जमीन पर सैनिक भेजने के लिए तैयार नहीं था और शायद कभी भी तैयार नहीं होता। अगर आप ईरान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक काफी निर्णायक कमी है। अगर आपको लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में ऐसा नहीं करने वाला है क्योंकि इस पर बहुत सारी अटकलें हैं। मेरा मतलब है, हम युद्ध के नतीजों पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास निश्चित रूप से यह करने की क्षमता है। आप जानते हैं, इसके लिए सैन्य बल भी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये, आप जानते हैं, फिर से एक कदम पीछे हट के देखना है। एक तरह से, आप जानते हैं, संघर्ष का एक वैश्विक दृष्टिकोण लेना है। अगर आपके पास इस संघर्ष में शामिल होने की इच्छा नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, जाहिर है, जैसा कि आप कहते हैं, यूक्रेन और रूस दोनों ही मरने मारने तक लड़ने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा नहीं लगता। और जाहिर है, इजरायली अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि हम यरूशलेम में बैठे हैं। आप जानते हैं, इजरायली सैनिक जानते हैं कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। अपने घरों और अपने परिवारों के लिए लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में वो इच्छा शक्ति नहीं दिखती। जैसा कि आपने बताया, अमेरिका के पारंपरिक यूरोपीय सहयोगी, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, पश्चिमी खेमे का हिस्सा हैं। वे देश जो वास्तव में संघर्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, भले ही वे भी ईरान से उतने ही खतरे में हैं जितने और लोग, उनमें भी इच्छा शक्ति की कमी है। आप बिल्कुल सही हैं। और अभी अभी ठीक हमारे मिलने से पहले मैं एक आईडीएफ सैनिक से बात कर रहा था जो अभी अभी लेबनान से लौटा है, और मैंने उनमें से कई से बात की है, और उन सैनिकों से भी जो गाजा में लड़े हैं और अब भी गाजा और अन्य जगहों पर लड़ रहे हैं। और उसने मुझसे कहा, बहुत ही कम अपवादों को छोड़कर हर इजरायली लड़ना और जीतना चाहता है। वे नहीं चाहते, आप जानते हैं, वे इस बात को पहचानते हैं कि हिजबुल्लाह, हमास आदि से क्या खतरे हैं, और ईरान निश्चित रूप से उनके परिवारों, उनके दोस्तों, उनके पूरे देश के लिए खतरा पेश करता है, और वे जीतने के लिए लड़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी उल्लेखनीय बात है, क्योंकि अब क्या 3 साल हो गए हैं जब से ये बड़ा युद्ध शुरू नहीं हुआ, बल्कि 7 अक्टूबर को अचानक भड़क उठा। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, जब आप उन बलिदानों को देखते हैं जो इजरायली लोगों ने दिए हैं, चाहे वो जान और शारीरिक क्षति के रूप में हो या फिर लोगों की नौकरियों और पारिवारिक जीवन के रूप में, क्योंकि इजराइल, हाँ, और इजराइल, आप जानते हैं, रिजर्व सैनिकों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। मुझे लगता है कि ये एक बेहद प्रभावशाली टिप्पणी है जो मुझे नहीं लगता कि आज आप पश्चिम में, खासकर पश्चिमी यूरोप में पाएंगे। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कहने लायक है वो ये है कि अमेरिका, ये मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खुद कोई बड़ा जोखिम लेना ज्यादा मुश्किल है इस मामले में इजराइल के साथ, लेकिन अपने पारंपरिक सहयोगियों, खासकर यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप के बिना। वियतनाम युद्ध को छोड़कर हमने हर संघर्ष में अमेरिकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की है और हर संघर्ष में उनका समर्थन किया है। लगता है ट्रंप कभी इसे भूल जाते हैं। सही है, लेकिन वास्तव में पहले विश्व युद्ध से और उससे भी पहले अफीम युद्ध में भी, सही है, और चीन के साथ भी, भले ही अनौपचारिक रूप से, लेकिन वो बात वहां नहीं है। मुझे लगता है कि जब राष्ट्रपति तय करता है कि वो कितनी दूर जाने को तैयार है, तो उसके लिए ये जानना मुश्किल होता है कि उसके सहयोगी कहाँ हैं। मुझे लगता है कि इसका सबसे परेशान करने वाला हिस्सा ये है कि अमेरिका दशकों से यूरोपीय रक्षा के लिए फंडिंग कर रहा है। आप जानते हैं, जबकि यूरोपीय लोग वेलफेयर, जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ों
और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं वगैरह पर खूब खर्च कर रहे हैं। ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं नहीं कहूंगा कि जलवायु परिवर्तन अच्छा है, बाकी सब हैं, और लेकिन वे ऐसा इसलिए कर पाए हैं क्योंकि अमेरिका ने लगभग उनकी रक्षा का खर्च उठाया है। और इसलिए, और ट्रंप ने खुद भी इस पर टिप्पणी की है और सही भी कहा है कि आप जानते हैं हम यूरोप को सब्सिडी दे रहे हैं, और जब हमें उनकी जरूरत होती है तो वे कहाँ होते हैं। हाँ, मुझे लगता है यहाँ जो तुलना है, हमने द्वितीय विश्व युद्ध की बात की थी, वो ये है कि इजरायली वैसे ही बोलते हैं जैसे अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक, नाविक, वायुसेना जवान द्वितीय विश्व युद्ध में बोलते थे। उन्हें सबको पता था कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं, और हो सकता है कि वे हर समय खुश न रहे हों। आप जानते हैं, उन्होंने शिकायत भी की, और इजरायली भी शिकायत करते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। मैं कहूँगा, आप जानते हैं, हाल के वर्षों में जिन अमेरिकी सैन्य कर्मियों से मैं मिला हूं, जो सभी स्वयंसेवक हैं, मुझे नहीं लगता कि वे अनिच्छुक हैं। सही है, ईरान के खिलाफ जो भी जरूरी है उसे करने में वे बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। मुझे याद है कि मैंने यूएसएस ट्रूमन विमानवाहक पोत पर एक प्रशिक्षण यात्रा पर गया था, और मैंने उनसे ईरान के बारे में पूछा था। आप जानते हैं, ईरान के बारे में कुछ वायुसेना के जवानों और कप्तान से, और उनका जवाब था, हमें एयरफोर्स की जरूरत नहीं है, हम तो बस हमें उनसे निपटने दो। आप जानते हैं, 1-2 विमानवाहक पोत समूह ही काफी हैं, हम जो भी जरूरी है कर सकते हैं। ये बात ब्रिटेन पर भी लागू होती है, बाकी यूरोपीय देशों के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ब्रिटिश सैनिक इस स्थिति में लड़ाई में शामिल होने को लेकर बहुत उत्साहित होंगे, क्योंकि उनमें से कई ने सेना या सशस्त्र बलों में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, और वे समझते हैं, कम से कम एक हद तक वे समझते हैं कि ईरान किस तरह का खतरा पेश करता है। लेकिन क्या, और रॉयल नेवी, जो शायद हेनरी अष्टम के समय से अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, सही है, सही है। रॉयल नेवी के लोग इस बात से बहुत शर्मिंदा हैं कि साइप्रस में हमले के समय ब्रिटेन अपने संप्रभु क्षेत्र की रक्षा के लिए कोई बड़ा प्रयास तक नहीं कर सका। मैंने जब कहा कि पश्चिम में कोई इच्छा नहीं है तो मेरा मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति से था, आम इच्छा से नहीं। हाँ, ये वेस्टमिंस्टर की इच्छा है, न कि सशस्त्र बलों की। बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है, फिर से सामरिक स्थिति से एक कदम पीछे हटते हुए, आप क्या सोचते हैं कि ईरान को फिर से तुष्ट करने के क्या परिणाम होंगे, अगर वास्तव में यही है, अगर अमेरिका अंततः ऐसा ही करता है? क्या आपको लगता है कि हाल के महीनों में अमेरिका और इजराइल द्वारा हुआ नुकसान इस्लामवादी शासन को अनिश्चित काल तक रोकने के लिए काफी है? या क्या एक ऐसा ईरान, जो ये मेरा मानना है वाज़ेह तौर पर कह सकता है कि उसने सफलतापूर्वक अमेरिका का विरोध किया, अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व की महत्वाकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विस्तार को फिर से जगा सकता है? मुझे लगता है कि दोनों में से थोड़ा थोड़ा है, सच कहूं तो। और ईरानी लोग स्पष्ट रूप से बहुत मुखर हैं कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे हराया। असलियत में कहानी बिल्कुल अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को तबाह कर दिया, ईरान की आक्रामक क्षमता को तबाह कर दिया। इसने उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, लेकिन जबरदस्त हमले हुए। और हमने युवाल स्टेनिट से भी सुना, जैसा कि आपने पहले भी बताया, सटीक हमलों के बारे में, सिर्फ युद्ध के शुरुआती दिनों में ही, जो युद्ध के इतिहास में अभूतपूर्व थे। ईरान में नौसेना लगभग मौजूद ही नहीं है, सेना या निश्चित रूप से IRGC भी मौजूद नहीं है। पूरे पदानुक्रम और वायु रक्षा प्रणालियों आदि की भारी मात्रा को काफी हद तक बहुत निचले स्तर तक घटा दिया गया है। तो उन्होंने इससे बहुत अधिक नुकसान झेला है, चाहे वे कुछ भी कहें, उन्होंने बहुत अधिक नुकसान झेला है। और मेरा मानना है कि इसका परिणाम यह है कि उन्होंने कुछ समय के लिए इजराइल और अन्य देशों के खिलाफ आक्रामकता टाल दी है। परमाणु क्षमता, जो शायद सबसे बड़ी चिंता का विषय है, उसे भी बहुत बुरी तरह से टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, लेकिन काफी हद तक हो चुकी है। उनके पास अब भी थोड़ा अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है। मुझे लगता है कि उसे ठीक किया जा सकता है। असल में उन सभी चीजों को समय के साथ ठीक किया जा सकता है, और अगर उन्हें अनुमति दी गई तो वे ठीक हो जाएंगी। और आप जानते हैं, इसमें कुछ साल लग सकते हैं, या थोड़ा ज्यादा या कम समय लग सकता है, ताकि वे अपने परमाणु कार्यक्रम में पहले जहां थे वहां लौट सकें, अगर उन्हें अनुमति दी गई। मुझे लगता है कि ईरान को तुष्ट करना, अगर ऐसा होता है, और आप सही हैं,
ये स्पष्ट करने में कि हमें सच में पता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे। हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि क्या वो किसी समय ईरान की प्रतिक्रियाओं, सहयोग की कमी से तंग आकर कुछ करेंगे जो हम अगले 60 दिनों में देखेंगे। और शायद वो कार्रवाई को टाल सकते हैं जब तक कि वो मिड टर्म्स तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि यही बात उनके दिमाग में सबसे ऊपर है। और उम्मीद है कि अगर तब तक कुछ नहीं हुआ तो वे फिर से लड़ाई में लौट आएंगे, क्योंकि अमेरिका में उनके पास 2 चुनाव मुक्त साल होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और मुख्य खतरा इजराइल के लिए है, खाड़ी देशों के लिए भी है, और मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया के लिए भी यह एक द्वितीय खतरा है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही कठिन स्थिति है, और इजराइल को उस समय मुझे लगता है कि कुछ लाल रेखाएं तय करनी होंगी, और उन लाल रेखाओं में निसंदेह लेबनान के अंदर एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना शामिल है, और निश्चित रूप से हमास से भी निपटना शामिल है, चाहे वह शुरू में मौजूदा सुरक्षा क्षेत्र को बनाए रखना और उसका विस्तार करना हो, और फिर उनसे और अधिक व्यापक रूप से निपटना हो। लेकिन इजराइल को लाल रेखाएं बनाए रखनी होंगी, और जरूरत पर ईरान पर हमला करने की क्षमता भी रखनी होगी। जब मैं क्षमता की बात करता हूं तो उसके पास वह क्षमता है, लेकिन उसे मूलतः सहमति चाहिए, या सहमति न भी हो तो उसे अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए, खासकर ईरान के संदर्भ में, अमेरिका से कुछ हद तक अलग होने के लिए भी तैयार रहना होगा, और ये बहुत मुश्किल है। ये आप जानते हैं, ये कोई आसान स्थिति नहीं है। और मैं कहूंगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री को न केवल अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी होती है जितना संभव हो सके राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि उनके चुनाव भी शायद अक्टूबर में हैं। और ये एक महत्वपूर्ण बात है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अपनी राजनीतिक किस्मत की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये देखना है कि इस देश के लिए क्या अच्छा है। मुझे समझना मुश्किल लगता है कि नेतन्याहू की जगह कोई और कैसे ले सकता है, और उन्होंने इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ जैसा प्रभावी काम किया वैसा कोई और कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कि इजराइल के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि उनका कार्यकाल, मैं ये नहीं कहूंगा, ना ही इजरायलियों को ये बताने का साहस करूंगा कि उन्हें कैसे वोट देना चाहिए, लेकिन मैं इजरायली राजनीति में किसी को भी नहीं देखता जो नेतन्याहू के करीब भी आ सके, खासकर इस बेहद कठिन स्थिति से निपटने में। हाँ, मुझे नहीं लगता किसी और के पास ऐसी सुरक्षा साख है। मुझे लगता है आप चाहें तो उन्हें पसंद या नापसंद कर सकते हैं, या सोच सकते हैं कि वे बहुत लंबे समय से सत्ता में हैं। लेकिन मैं वास्तव में सोचता हूं कि इन सब के बावजूद पिछले 2-2.5 साल 7 अक्टूबर के बाद से, और आप जानते हैं, उन्हें 7 अक्टूबर की कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि यह उनके कार्यकाल में हुआ था। मुझे लगता है पिछले 2.5 साल उनके लिए सबसे बेहतरीन दौर रहा। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है, मेरा मतलब है, जाहिर है कि हर किसी की जगह कोई और ले सकता है। मुझे लगता है दे गॉल ने कहा था कि कब्रिस्तान जरूरी लोगों से भरे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरी जो समझ है इजरायली राजनीति की, जो कि सीमित है, मुझे लगता है कि इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए इस वक्त वही सबसे अच्छा इंसान है। हाँ, आइए उस लक्ष्य के बारे में बात करते हैं जो युद्ध में तो निहित था, लेकिन कई बार खुलकर नहीं कहा गया, और वो था तेहरान में शासन परिवर्तन। क्या आपको लगता है कि वो कभी भी एक वास्तविक संभावना थी? हालांकि मुझे कहना पड़ेगा, आप जानते हैं सर नील फर्ग्यूसन, महान ब्रिटिश इतिहासकार, ब्रिटिश अमेरिकी इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि असल में क्या इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को जो मिला वो था शासन परिवर्तन, क्योंकि उन्होंने पुराने नेताओं को मार दिया और उनकी जगह ऐसे लोग आ गए हैं जो कहें तो खामनेई से भी ज्यादा हठी हैं। हाँ, मुझे लगता है कि शासन परिवर्तन निश्चित रूप से इजराइल का उद्देश्य था, और मुझे लगता है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अभियान का भी एक बहुत ही वांछित परिणाम था। और ये कहना बस असंभव है कि आप शासन बदल सकते हैं या नहीं। और ये आप जानते हैं, अगर इस युद्ध में चीजें थोड़ी अलग होती, जिसमें अभी युद्ध विराम चल रहा है, तो हम शासन परिवर्तन देख सकते थे। लेकिन ये पूरी तरह से एक संभावना है, और हो सकता है अब भी हो। हम इसे निकट भविष्य में देख सकते हैं, हम इसे दूर भविष्य में भी देख सकते हैं।
फिर से यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा शासन की जगह कौन सा शासन आता है। और जैसा कि आपने सही कहा, अगर पहले ही शासन परिवर्तन हो चुका है तो वो बेहतर के लिए नहीं रहा है। ये जरूरी नहीं कि वो बुरा रहा हो, पर बेहतर भी नहीं। इसका आकलन मुश्किल है। मैं एक बार अफगानिस्तान में तख्ता पलट को रोकने में शामिल था, और जो साजिशकर्ता राष्ट्रपति करज़ई को हटाने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें पूरा भरोसा था। मैंने इससे जुड़ी काफी खुफिया जानकारी देखी थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे ऐसा कर पाएंगे, लेकिन जैसा हुआ, वे अलग अलग कारणों से असफल हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, चाहे आप खुद को कितना भी चालाक समझें, चाहे आपकी खुफिया जानकारी कितनी भी अच्छी हो। मुझे नहीं लगता कि आप सच में कभी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। बहुत सारे बदलने वाले कारक होते हैं। बिल्कुल सही। अब लेबनान की बात करें। क्या इजराइल हिजबुल्लाह की दक्षिणी लेबनान में वापसी स्वीकार करेगा? आपने कहा था कि वे नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच किसी शांति का हिस्सा है, तो यही चर्चा का विषय रहा है। ऐसी स्थिति में इजराइल की क्या हालत होगी और क्या ये सहनीय है? मेरे विचार में इसे सहन नहीं किया जा सकता। ये शायद सबसे सख्त लाल रेखा है जो इजराइल के पास होनी चाहिए, मेरी राय में। आप जानते हैं, मैंने इजराइल के उत्तर में हुई तबाही को देखा है। मैंने किर्यात शमूना जैसे स्थानों से इजरायली नागरिकों की निकासी देखी है। आज भी जब दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र स्थापित हो गया, तब भी कई लोग किर्यात शमोना नहीं लौटे हैं। आप अपने संप्रभु क्षेत्र में नागरिकों और समुदायों को इस वजह से लौटने से डरने या दुश्मन की कार्रवाइयों द्वारा लौटने से रोके जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये मध्य पूर्व की सबसे कम कवर की गई खबर है। जिस तरह हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने मूल रूप से उत्तरी इजराइल के एक बड़े हिस्से को खाली करवा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में किसी को ये खबर लायक भी नहीं लगती, चिंता तो छोड़िए। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वे सही सोचते हैं, क्योंकि उन्हें यहूदियों की परवाह नहीं है, उन्हें इजरायलियों की परवाह नहीं है। उनकी राय में वे से मेरा मतलब प्रेस, राजनीतिक समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से है। आप जानते हैं, इजराइल को दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्से खाली कराना उनकी नज़र में साफ तौर पर युद्ध अपराध है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह द्वारा उत्तर इजराइल के हिस्सों को खाली कराने की किसी को परवाह नहीं, क्योंकि वे यहूदी हैं। इजरायली ही बुरे माने जाते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन यही उनकी सोच है। हाँ, दूसरी ओर दूसरे मोर्चे पर गाजा में हमास अभी भी गाजा के उस हिस्से में मजबूती से जमा हुआ है जिसे उसने पिछले साल युद्ध विराम के समय अपने पास रखा था। अगर इजराइल को अंततः वहां के आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए फिर से अभियान शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और मुझे लगता है आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि देर सबेर उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आईडीएफ ने 7 अक्टूबर के बाद की जंग से वो सभी सबक सीख लिए हैं जो उसे जरूरी थे? और क्या वो इसे बिना गंभीर इजरायली हताहतों के खत्म करने में सक्षम हैं, या साथ ही फिलिस्तीनियों के भी? नागरिक मौतें, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे अनिवार्य रूप से नरसंहार के आरोपों की ओर ले जाएंगी, जो कि निश्चित रूप से झूठे हैं लेकिन फिर भी लगाए जाते हैं। हाँ, मेरा मतलब है, मैं 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार गाजा गया हूँ, और मैंने आईडीएफ को कार्रवाई में देखा है। मैंने उन्हें युद्ध के शुरुआती, मध्य और अंतिम चरणों में कार्रवाई में देखा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आईडीएफ ने जैसे जैसे सबक सीखे, उन्होंने अपनी रणनीतियों और प्रक्रियाओं में जबरदस्त बदलाव किए। और मैं आज कहूँगा कि दुनिया में कोई भी सेना इजराइल डिफेंस फोर्स की उस तरह की स्थिति से निपटने की क्षमता के बराबर नहीं है। और ये सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। गाजा कोई अनोखी जगह नहीं है, ये अन्य चीजों से अलग है, पर पूरी तरह अनोखा नहीं। तो ये जो सोच है कि आप जानते हैं, शांति बोर्ड किसी तरह की स्थिरीकरण सेना बना सकता है जो हमास से निपट सके, ये शायद बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये एक कल्पना है। ये बहुत हद तक एक वांछनीय कल्पना है शायद।
इसे केवल आईडीएफ ही संभालेगा। आप जानते हैं, इंडोनेशियाई सैनिक या यूएई के सैनिक, चाहे वे सक्षम हों, वे राजनीतिक रूप से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे। वे सक्षम नहीं होंगे, वे लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और सैन्य रूप से भी वे इससे निपट नहीं पाएंगे। वे नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, केवल आईडीएफ कर सकता है। दूसरी सेनाएं शायद सही प्रशिक्षण और अनुभव के बाद ऐसा कर सकें, लेकिन अभी सिर्फ इजराइल ही कर सकता है, और उसे ही इससे निपटना होगा। मुझे लगता है उस सुलगती हुई समस्या को यूं ही नहीं छोड़ सकते, भले ही अभी वे नियंत्रित हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, उनके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वे कोई महत्वपूर्ण हथियार ला सकें जो वहां पहले से मौजूद नहीं है। रक्षा व्यवस्था में कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी समस्या है, खासकर जब तक इजराइल गाजा और मिस्र के बीच फिलाडेल्फिया कॉरिडोर नियंत्रित करता है। तो मैं कहूंगा कि अभी तुरंत हमास को पूरी तरह से नष्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये अच्छा होगा, लेकिन इतनी जल्दी की बात नहीं है। मुझे लगता है इसे जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, और ये मध्य पूर्व की अन्य घटनाओं के बीच अपनी जगह बना सकता है। खैर, जैसा कि कुछ जानकार इजरायलियों ने मुझसे कहा है, एक समय में एक ही युद्ध। बिल्कुल सही। आप जानते हैं, उनके पास हर मोर्चे के लिए असीमित संसाधन नहीं है। और राजनीतिक विचार भी हैं। लेकिन साथ ही आपका सवाल कि क्या ये किया जा सकता है बिना बड़ी संख्या में इजरायली हताहतों, या वास्तव में गजा के नागरिक हताहतों के? मुझे लगता है कि जवाब शायद हाँ है, ये किया जा सकता है। जाहिर है हताहत होंगे, और ये कहना बहुत भयानक है। आप जानते हैं, ये कहना कि हाँ ठीक है, कुछ हताहत हो सकते हैं, मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। लेकिन आप अपने पक्ष में भी हताहतों के बिना एक घातक दुश्मन के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि कभी होगा। तो दुर्भाग्यवश कुछ इजरायली हताहत होंगे। इजराइल, मुझे पता है, जब वे फैसला करते हैं, अगर मान लें कि वे हमास से निपटने का फैसला करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें शायद ऐसा करना चाहिए, और वे करेंगे, और शायद इसकी योजना भी बना रहे हैं। धीरे धीरे, क्षेत्र दर क्षेत्र, गाजा के लगभग 40% हिस्से में, जो अभी भी हमास के नियंत्रण में है। जैसे उन्होंने गाजा के अन्य हिस्सों में किया, वैसे ही वे आगे बढ़ते हुए आम नागरिकों को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। ये संभव है और हासिल किया जा सकता है। इस तरह आम नागरिक हताहत कम किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी होगी। यही हमास चाहता है। वे चाहते हैं कि उनके अपने नागरिक हताहत हों, क्योंकि इसी से वे बच सकते हैं। इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय निंदा भड़काना और इजराइल को उन्हें नष्ट करने से रोकने की कोशिश करना उनका मकसद है, जबकि उन्हें नष्ट करना साफ तौर पर इजराइल का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि फिर से आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जनमत की वजह से। तो लेकिन नागरिक हताहत होंगे और इजराइल उन्हें कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप इसके बारे में बात करते हैं, तो लोग अक्सर युद्ध में अनुपातिकता की अवधारणा को गलत समझ लेते हैं। और कुल मिलाकर, और मैं व्यक्तिगत सैन्य संघर्षों से संबंधित अनुपातिकता के नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, जो काफी स्पष्ट हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहां अनुपातिकता की आवश्यकता नहीं है। जो होना चाहिए वह ये है कि मार्गदर्शक नियम ये होना चाहिए कि इजराइल उस दुश्मन को नष्ट करे जो उसे धमकी देता है। अगर उस प्रक्रिया में कई नागरिक मारे जाते हैं, तो यह दुखद और भयानक है। लेकिन जब आप ऐसे दुश्मन से लड़ते हैं जो अपनी नागरिक आबादी को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, तो ये अनिवार्य हो जाता है। जैसा मैंने कहा था, वो चाहता है कि नागरिक मारे जाएं। हाँ, मेरा मतलब है, उन्होंने शायद दुनिया में सबसे बड़ा बॉम्ब शेल्टर नेटवर्क बनाया है। ये न्यूयॉर्क सिटी सबवे सिस्टम जैसा है, लेकिन गाजा में बम शेल्टर बमों और बमबाजों के लिए हैं, नागरिकों के लिए नहीं। हाँ, बिल्कुल। आइए एक कदम पीछे हटते हैं, युद्ध से थोड़ा हटकर बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यहां अक्सर आते हैं और युद्ध व उसके राजनीतिक प्रभावों को समझते हैं, क्या आपको कभी झटका लगता है अपने इजराइल की समझ और उस इजराइल की वास्तविकता के बीच जहां आप जाते हैं, और जिस तरह से इजराइल को मीडिया में दिखाया जाता है, खासकर पश्चिमी देशों में? जैसे अगर आप लंदन के अखबार पढ़ें या न्यूयॉर्क के अखबार पढ़ें। ये आम धारणा है, आप जानते हैं, और मैं इसे कई अलग अलग तरीकों से देखता हूं। लोग अब इजराइल को नरसंहार की जगह के रूप में पहचानने लगे हैं,
जबकि असलियत में इजराइल ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये इसका उल्टा है। लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों में, और वो भी एक चिंताजनक रूप से बड़ी संख्या में, शायद बहुमत में, खासकर यूरोप में, लोगों के बीच यही आम राय बनती जा रही है। हाँ, और मुझे लगता है कि झटका कहना शायद कम ही होगा, क्योंकि इजराइल और उसकी सैन्य कार्रवाइयों को लेकर आम जनता की धारणा और असलियत के बीच इससे बड़ा फर्क हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ना तो कोई गलतफहमी है और ना ही कोई भ्रम है। ये जानकारी की कमी नहीं है। असल में ये इजराइल की वैधता को नकारने के लिए एक सुनियोजित अभियान है, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में सोवियत संघ में हुई थी, खास मकसद के साथ कि इजराइल को मध्य पूर्व में ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और अब सोवियत संघ यहाँ नहीं है, लेकिन वह अभियान आज भी जारी है। अब उसे दूसरों ने अपना लिया है। और ये आप जानते हैं, ये जानबूझकर तैयार किया गया है। राजनीतिक दुष्प्रचार का अभियान जो इजराइल को उसकी असलियत से बिल्कुल अलग रूप में पेश करता है। और आप जानते हैं, ये कहना आसान है कि हमें सच बोलना चाहिए। हाँ, हमें सच बोलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि झूठ फिर भी हावी रहेंगे, क्योंकि वे इतने सावधानी से गढ़े और बनाए गए हैं कि उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है। और लेकिन मुझे कहना है कि जेरूसलम न्यूज़ सिंडिकेट सम्मेलन में, जिसमें हम दोनों अभी थे, मुझे वास्तव में महसूस हुआ कि इजराइल और उसके दुश्मनों में कितना बड़ा अंतर है। और ये बात मुझे तब महसूस हुई जब हमने कुछ विकलांग इजरायली युवाओं द्वारा दिया गया एक शानदार कॉन्सर्ट देखा, जो एक असाधारण अनुभव था। और इजरायलियों ने अपने समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए जो कुछ किया है, वो काबिल तारीफ है। यहाँ तक कि कुछ विकलांग लोग भी आईडीएफ में सेवा करते हैं। मुझे लगता है वे शायद अकेली सेना है जो विकलांग नागरिकों को भर्ती करती है ताकि वे अपने देश की रक्षा में योगदान दे सकें। लेकिन दूसरी तरफ वाले क्या करते हैं? मैं कुछ दिन पहले एक सैनिक से बात कर रहा था, जिसने मुझे बताया कि उसकी सैन्य टुकड़ी गाजा में एक घर में थी, एक ऐसे घर में जो आम नागरिकों द्वारा छोड़ दिया गया था। और वैसे, इससे पहले कि कोई कहे कि ये युद्ध अपराध है, ऐसा नहीं है। ऐसा करना पूरी तरह से वैध है और जरूरी भी। लेकिन उस घर में एक सुरंग का मुंह था, और सुरंग में जो लोग थे, चाहे वो हमास के थे या कोई और, मुझे नहीं पता, शायद हमास के ही थे, क्योंकि ज्यादातर और लोग सुरंग में नहीं जाते। उन्होंने पहले सुरंग से 3 साल की बच्ची को बाहर भेजा, ये देखने के लिए कि क्या उसे इजरायली सैनिक गोली मारेंगे। शायद उन्हें नहीं पता था वहां इजरायली हैं या नहीं, और तोह लेने वाली 3 साल की वही बच्ची थी। मुझे कई ऐसे मामले पता हैं जहां विकलांग बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया गया है। ऐसी स्थिति में जहां आईडीएफ या इजरायली पुलिस के साथ आमना सामना हो रहा हो, इस उम्मीद में कि उन विकलांग बच्चों को गोली मार दी जाएगी और वे मारे जाएंगे, क्योंकि जाहिर है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सच में उनकी परवाह नहीं है। मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, उनकी मानसिकता उन्हें अपने ही लोगों के लिए भी करुणा महसूस नहीं करने देती, और इसलिए वे उम्मीद करेंगे कि आईडीएफ उन्हें गोली मार दे या पुलिस उन्हें गोली मार दे, क्योंकि जाहिर है ये फिलिस्तीनी प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर दुश्मन ज़ायनिस्ट हत्यारे ने सिर्फ एक आम नागरिक ही नहीं बल्कि एक बच्चे को मार डाला हो, और वो बच्चा विकलांग हो, वे आत्मघाती हमलों में विकलांग बच्चों और विकलांग वयस्कों का उपयोग करते हैं। ये चलता रहता है, और मुझे लगता है कि शायद यही सबसे बड़ा अंतर है, और आपको ये तय करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये साफ दिखता है कि कौन सही या गलत है, और जो भी इजराइल के दुश्मनों और इस संघर्ष के बारे में जानता है या देखता है, उसे इसमें इजराइल का पक्ष लेना चाहिए, वरना वे बुराई का साथ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वही तो है वे। उनका नैतिक दिशा निर्देश खो गया है, और जब वे इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हैं तो यह बस एक संकेत है कि वे खुद वही करना चाहते हैं। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि कृपया कुछ देर के लिए सैन्य विशेषज्ञ की भूमिका से हटकर हमें आपके अपने ब्रिटेन के मामलों के बारे में कुछ जानकारी दें। हम अक्सर बढ़ती यहूदी विरोधी भावना के बारे में सुनते हैं,
साथ ही इस बात की चिंता भी जताई जाती है कि बड़े पैमाने पर प्रवासन और अन्य कारणों से ब्रिटिश संस्कृति में इस और अन्य मुद्दों पर बदलाव आ रहा है। फिर भी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के कारण वामपंथी, जिसने यहूदी विरोधी भावना को बढ़ाया, मेरी समझ में सत्ता में है और शायद आगे भी रहेगा। आपका क्या विचार है? क्या ब्रिटिश सरकार के पास इनमें से किसी भी मुद्दे पर अपनी नीति बदलने की संभावना है? और क्या बुनियादी राजनीतिक बदलाव की कोई उम्मीद है? ये न सिर्फ ब्रिटिश यहूदियों की सुरक्षा की ओर ले जा सकता है, जो कि लगता है कि अभी दूर की बात है, बल्कि एक गैर वोक ब्रिटेन की ओर भी ले जा सकता है। आप कहते हैं कि वामपंथ ने इसे बढ़ावा दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि ब्रिटेन में दोनों वामपंथ और दक्षिणपंथ ने इसे बढ़ावा दिया है। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी भी बहुत बहुत ज्यादा दोषी है। वे कई सालों से सरकार में हैं और उन्होंने इस स्थिति को होते हुए देखा है। शायद उन्होंने लेबर सरकारों जितना इस समस्या को बढ़ावा नहीं दिया जिनका सामना हम आज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे होने दिया। और यही वजह है कि आप जानते हैं, पिछले चुनाव में वे पूरी तरह से तबाह हो गए थे। ये इसका एक बड़ा कारण है। और मुझे लगता है कि पहले मैं कुछ बातें कहूंगा, पर सबसे पहले आपने ब्रिटिश यहूदियों के खतरे का जिक्र किया और हमारे हर प्रधानमंत्री और हाल के वर्षों में हमारे कई प्रधानमंत्री रहे हैं। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से 7 अक्टूबर के बाद से हमारे प्रधानमंत्री जब इजराइल के बारे में बात करते हैं तो लगभग, और यही बात विदेश मंत्रियों और अन्य लोगों पर भी लागू होती है, वे लगभग हमेशा यही कहते हैं, मैं इजराइल के बारे में ये, वो और दूसरी बातें कहना चाहता हूं। वैसे अभी अभी मेरी प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात हुई थी और मैंने उन्हें बताया कि नागरिक हताहतों को कम से कम करें और ये सुनिश्चित करें कि गाजा में नागरिक आबादी तक सहायता पहुंचे। अब उन प्रधानमंत्रियों को ठीक ठीक पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वे जानते हैं कि आईडीएफ जीतने और नागरिक हताहतों को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है। वे जानते हैं कि गाजा में संघर्ष के दौरान आईडीएफ ने नागरिक आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए किसी भी अन्य सेना की तुलना में कहीं अधिक किया है। वे ये सब जानते हैं। उनके लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ उनके MI6 के लोग हैं, यहाँ उनके सैन्य अधिकारी हैं, उनके राजनयिक हैं। वे जानते हैं कि क्या हो रहा है, कोई भ्रम नहीं है। फिर भी वे ऐसा कहते हैं, और ऐसा कहकर वे जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, नेतन्याहू और उनकी सेना जानबूझकर निर्दोषों की हत्या कर युद्ध अपराध कर रहे हैं। और वे इस बात को और मजबूत करते हैं जब वे इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर आंशिक प्रतिबंध लगाते हैं। अब वे जानते हैं कि हकीकत उन शब्दों और कार्यों का समर्थन नहीं करती, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन में खासकर वामपंथियों और इस्लामी आबादी के बीच इस बात पर विश्वास करने वाला और यही सुनना चाहने वाला जनमत कितना व्यापक है। और वे कुछ और सुनना नहीं चाहते, वे सच सुनना नहीं चाहते, वे सच को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्हें सच बताया गया तो ये खतरनाक होगा, लेकिन इन बातों को कहना बेहद खतरनाक है। मैं नहीं कह रहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इजराइल का प्रवक्ता बनना चाहिए, लेकिन उनके यहूदी नागरिकों के प्रति यह कर्तव्य है कि वे सच को जितना हो सके सामने लाएं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ही बातों से आग में घी डाल रहे हैं। जब यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ था, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो उस समय बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में बहुत सख्त रुख अपनाने का फैसला किया था। उन्हें पता था कि ये ब्रिटेन के लिए आर्थिक रूप से तकलीफदेह होगा, चाहे वह तेल की कीमतों की वजह से हो या फिर जितनी मात्रा में हथियार और समर्थन, वित्तीय सहायता हम यूक्रेन को भेज रहे थे उसकी वजह से। उन्हें पता था कि यह तकलीफदेह होने वाला है। यूक्रेन रूस युद्ध की सच्चाई पहुंचाने के लिए सरकार ने जानबूझकर सूचना अभियान चलाया। इजराइल के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि हम इजराइल के प्रवक्ता बने, बस सच्चाई बताना चाहता हूं ताकि यूके में यहूदियों की सुरक्षा हो। लेकिन आज हमें जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह यूके के यहूदियों तक सीमित नहीं, उससे कहीं व्यापक है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। जब यहूदी मुझसे, जैसा कि वे कभी कभी पूछते हैं क्या ब्रिटेन में हमारे लिए रहना सुरक्षित है, आप जानते हैं मेरा जवाब है, ब्रिटेन में गैर यहूदियों के लिए भी यह सुरक्षित है। यहूदी अभी खास तौर पर निशाने पर हैं, लेकिन गैर यहूदी मूल आबादी के कई हिस्से भी निशाने पर हैं। यूके में जिहादियों द्वारा कई आतंकवादी हमले हुए हैं।
हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कई अन्य आतंकवादी हमलों को भी नाकाम किया है, जो बड़े पैमाने पर हत्या का कारण बन सकते थे। हाल ही में यूके में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2,50,000 युवा श्वेत लड़कियों के साथ मुख्य रूप से पाकिस्तानी बलात्कार गिरोहों द्वारा पूरे यूके में बार बार बलात्कार किया गया था। 1970 के दशक या उसके बाद का समय रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो जिहाद है, ये रेप जिहाद है। तो हम सब, आप जानते हैं, हम सबको, सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि हम सबको इस, जो मैं मानता हूं कि बढ़ता हुआ खतरा है, उसका सामना करना पड़ता है। और सच्चाई ये है कि वर्तमान ब्रिटिश सरकार, और मुझे लगता है कि शायद भविष्य की लगभग कोई भी ब्रिटिश सरकार इसका सामना नहीं करेगी। अब तक वो जो हो रहा है, खासकर बलात्कार, उसका सामना नहीं कर पाया। वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे नस्लवाद के आरोप का डर है। लेकिन यूके में आज जो जिहाद मौजूद है, उसका मुकाबला करने के लिए जो उचित कार्रवाई जरूरी है, वो अनिवार्य रूप से शायद बड़े पैमाने पर हिंसा का कारण बनेगी। कोई प्रधानमंत्री ऐसी कार्रवाई को मंजूरी नहीं देगा जिससे उसके कार्यकाल में ऐसा हो। उसके पास अधिकतम 5 साल हैं और वो चाहता है कि इस मुद्दे को दबा कर रखा जाए। तब तक वो इस समस्या को अगली सरकार के लिए टालना चाहता है। ये तो काफी निराशावादी मूल्यांकन है। क्या आपको कोई संभावना दिखती है? क्योंकि जैसा कि आप कहते हैं, आप मूल निवासियों यानी स्थानीय आबादी की बात करते हैं। आमतौर पर हम यूरोपीय लोगों के लिए ऐसा नहीं कहते, सही है। लेकिन वास्तव में वे ब्रिटेन द्वीप पर मूल निवासी आबादी हैं। क्या आपको लगता है इस प्रवृत्ति को पलटने का कोई मौका है? मैं बहुत संदेहवादी हूँ। मुझे निराशावादी होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस समस्या का कोई भी राजनीतिक समाधान मुझे बहुत संदिग्ध लगता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है आप जानते हैं, जिहाद से निपटने के लिए जो कट्टर कदम उठाने की जरूरत है, और यूके में हर दिन अवैध रूप से आ रहे प्रवासियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए, मुख्य रूप से इंग्लिश चैनल के रास्ते, लेकिन अन्य रास्तों से भी, ऐसी कट्टर कार्रवाई से बड़ी समस्याएं होंगी, इसमें कोई शक नहीं। आप ऐसा बिना बड़ी समस्याएं पैदा किए नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कोई प्रधानमंत्री ऐसा करेगा। मुझे लगता है कि कुछ दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जैसे रिफॉर्म और रिस्टोर, जो कहते हैं कि वे ऐसा करेंगे, पर करेंगे या नहीं, ये अलग सवाल है। मुझे लगता है आप जानते हैं, जब कोई राजनेता वास्तव में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, तो चीजें बाहर से बहुत अलग दिखती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूं। मैं सच में चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे इसकी कोई राजनीतिक समाधान की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है, और मैं किसी भी हाल में ऐसा होते नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है कि वर्तमान में जिस स्थिति का हम सामना कर रहे हैं, उसका सबसे संभावित नतीजा किसी बिंदु पर यूनाइटेड किंगडम में गृह युद्ध है, जहां ब्रिटेन के नागरिक राजनीतिक समाधान न होने के कारण कानून अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं। ये ब्रिटेन के लिए विनाशकारी होगा। बिल्कुल, ऐसा होगा भी तो कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इसे उस तरह के आमूल-चूल कदमों से रोका जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा है कि शायद मुमकिन नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं कि दुर्भाग्यवश ऐसा हो भी जाता है। मुझे लगता है हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं, जो उत्तरी आयरलैंड से बहुत अलग नहीं होगी। जब मैं गृहयुद्ध कहता हूं, तो मेरा मतलब, आप उत्तरी आयरलैंड का अनुभव रखते हैं। मैं वहां बहुत बार गया हूं, बहुत ज्यादा। मैं अमेरिकी गृहयुद्ध की बात नहीं कर रहा, जहां वर्दीधारी सेनाएं आमने सामने होती हैं। मैं ऐसी किसी चीज की बात कर रहा हूं, जैसे उत्तरी आयरलैंड, जो मूल रूप से एक 3 तरफा संघर्ष था, अगर आप चाहें, जिसमें सरकार, सेना और पुलिस अपनी जगह बनाए रखने और पूरे प्रांत में सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। और फिर IRA और उससे जुड़े रिपब्लिकन आतंकवादी समूह या कैथलिक संगठन बनाम ऑल्स्टर डिफेंस एसोसिएशन और उससे जुड़े प्रोटेस्टेंट समर्थक तथा कथित लॉयलिस्ट समूह। तो ये एक 3 तरफा संघर्ष था जो 30 साल तक चला, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुईं, सुरक्षा बलों के साथ साथ आम नागरिकों की भी, और शुक्र है काफी आतंकवादियों की भी। लेकिन मैं कहूंगा कि यही होने वाला है। हम देखेंगे कि सरकार कोशिश करेगी, जाहिर है, जितना हो सके हिंसा को रोकने की, व्यवस्था बनाए रखने की। और फिर एक तरफ कहें तो मूल ब्रिटिश आबादी होगी, शायद कुछ मुसलमान भी उनके साथ जुड़ेंगे, जो मूल आबादी के पक्ष में होंगे।
क्योंकि कई मुसलमान ब्रिटेन में शरिया कानून और जिहाद नहीं चाहते। ये उनके लिए सबसे आखिरी चीज़ है। तो कुछ और, शायद कुछ मुसलमान, कुछ भारतीय, हमारे पास ब्रिटेन में बहुत सारे भारतीय हैं, उनमें से कई शायद मूल आबादी के पक्ष में होंगे। और फिर दूसरी तरफ जिहादियों की संख्या असल में मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में बढ़ जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं, अगर दोनों पक्षों के बीच व्यापक हिंसा होती है, और शायद उनकी तरफ भी कुछ मूल निवासी कट्टर वामपंथी समर्थक होंगे। खैर, ये विचार बहुत गंभीर है, ब्रिटेन की एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। ये भयानक है और मैं सच में उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं कि इसके टलने की संभावना है। इस अशुभ टिप्पणी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कर्नल कैंप, हमारे साथ होने के लिए। दर्शक और श्रोता आपके काम को कैसे फॉलो कर सकते हैं? मेरी एक वेबसाइट है जो है richardkemp.com। मैं एक्स पर हूं जो है COL Richard Kemp, और इंस्टाग्राम पर COL_Richard Kemp। और मैं डेली टेलीग्राफ में काफी बार लेख प्रकाशित करता हूं और अन्य ब्रिटिश राष्ट्रीय प्रेस में भी। लेकिन लगभग हर वो चीज जो आप चाहते हैं, अगर आपको रात में सोने में दिक्कत होती है और आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आपको नींद आ जाए, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये दिलचस्प है और मैं दर्शकों को आपको फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। साथ ही दर्शकों का धन्यवाद। कृपया याद रखें कि हर दिन जॉनथन टोबिन डेली एडिशन सुनना ना भूलें, जिसे आप जहां भी अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सुन सकते हैं। और चाहे आप हमें उनमें से किसी एक पर सुन रहे हों, या हमें फेसबुक या एक्स पर या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हों, कृपया JNS को लाइक और या सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें अच्छे रिव्यू दें। हमें thinktwice@jns.org पर लिखें और बताएं कि आप ये शो कहां सुनते या देखते हैं और आपके विचार क्या हैं। सूचना है कि हम अगले हफ्ते छुट्टी पर रहेंगे, क्योंकि 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और याद रखें, पढ़ते रहें और खुद सोचते रहें, और हम आपसे फिर जल्दी मिलेंगे।